नमस्कार फ्रेंड्स, आर टेक्निकल नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी और न्यू जॉब्स, आईटीआई और कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग का जो 800 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है उसका पार्ट 7 में हम आज बताएंगे 50 क्वेश्चन। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग का जिस स्टूडेंट का पहले नहीं कर पाए थे, वीडियो नहीं देख पाए थे, तो वो हमारे चैनल को सर्च करके, जैसे आप सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और आपका आने के बाद आपको क्लिक करना है और जाना है प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें सीरीज वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 7, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आप यहाँ पे सारा वीडियो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 का। आज का जो पहला क्वेश्चन है और पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 181 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहता है फिजिकल क्वांटिटी आर, यानी कि भौतिक राशियां हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है क्वांटिटी सच ए डिग्रीज, रेडियंस एंड स्टेडियंस, यानी कि कहता है कि मात्रा जैसे कि डिग्री, रेडियन और स्टेडियन। उसके बाद बी कहता है क्वांटिटी सच ए लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मात्रा जैसे इकाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत प्रवाह। और उसमें दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक तापमान, टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि थर्मोडायनेमिक तापमान। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी पदार्थ की मात्रा, एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि चमकदार तीव्रता। उसके बाद सी में कहता है क्वांटिटी सच एज पाउंड्स, डॉलर्स एंड रुपीज। उसके बाद डी कहता है क्वांटिटी सच एज किलोज, पाउंड एंड गैलन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक तापमान, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ यही है। आपका पाउंड्स, डॉलर, रुपये ये तो भौतिक राशियाँ हैं नहीं। किलो, पाउंड, गैलन्स ये भी भौतिक राशियाँ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस, यानी कि निम्नलिखित में से किस युग्म के आयाम समान है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने स्पेसिफिक हीट एंड लेसेंस हीट, यानी कि विशिष्ट गर्मी और गुप्त गर्मी। बी कहता है इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी एलएमपीपी या गति और गति। कहता है सरफेस टेंशन एंड फोर्स, यानी कि सतह तनाव और बल। कहता है डी मोमेंट ऑफ इंट्रिया एंड टोल, यानी कि जड़ता और बलाघूर्ण का आघूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इम्पल्स एंड मोमेंटम। क्या होगा राइट आंसर? इम्पल्स एंड मोमेंटम, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द डायमेंशंस ऑफ किनेटिक एनर्जी इज, यानी कि गतिज ऊर्जा के आयाम है। गतिज ऊर्जा का आयाम जो होता है वो होता है ml2t पर पावर 2, ml2t-2, यानी कि किनेटिक एनर्जी का जो होता है m1l2t2, ये होता है इसका डायमेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ए फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर टी इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, यानी कहता है कि एफ बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा एक बल एफ दिया जाता है जहाँ टी समय है, ए और बी के आयाम क्या है। तो ए और बी का जो आयाम होगा वो हो जाएगा
MLT3 एंड MLT4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 106 डैन बाय cm स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन SI यूनिट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 106 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या सी 104 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 103 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर आप वो होगा 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है कि वायुमंडलीय दबाव पर 106 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो SI मात्रक में इसका मान क्या होगा। तो SI मात्रक में इसका मान होगा 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स F, एक्सीलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल्स यूनिट्स देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज। यानी कहता है इकाइयों की एक प्रणाली में यदि बल F, त्वरण A और समय T को मूल सिद्धांतों के रूप में लिया जाता है तो इकाइयाँ तो ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होगा। तो ऊर्जा का आयामी सूत्र जो होगा वो होगा FAT2। इसका राइट आंसर क्या होगा बी, FAT2। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इफ फोर्स F वर्क W एंड वेलोसिटी V आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। यानी कि यदि बल F, कार्य W और वेग V को मौलिक मात्राएं ली जाती है तो क्या है समय का आयामी सूत्र। टाइम का इसमें फॉर्मूला पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा WF-1 V/V-1। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द डायमेंशंस ऑफ किनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कि गतिज ऊर्जा के आयाम के समान है। क्या है, बल है, दबाव है, वर्क है, मोमेंटम है। तो आयामी ऊर्जा का जो गतिज ऊर्जा के आयाम के जो समान है वो होगा वर्क। क्या, वर्क यानी कि कार्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस। निम्नलिखित में किस समूह के विभिन्न आयाम हैं। ऑप्शन दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, वोल्टेज, प्रेशर स्ट्रेस, यंग मॉड्यूल्स, हीट एनर्जी, वर्क डन, या डिपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसमें पूछ रहा है फ्लोइंग ग्रुप्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस, यानी निम्नलिखित में से किस समूह के विभिन्न आयाम हैं। तो डिफरेंट मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ML-1T2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यानी कि ML-1T2 का आयामी सूत्र क्या है। मैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ML-1T2 का जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का ये आयामी सूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का आयामी सूत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आयामी सूत्र होगा वो हो जाएगा MT2A1, MT2A1। इसका राइट आंसर होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा M1T2A1। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इकाई होती है वो होता है एनर्जी। क्या? एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद अगला कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इन क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, नहीं कहता घन का आयतन मीटर क्यूब में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो घन की मात्रा क्या है। तो घन का मात्रा क्या होगा, ये 216 मीटर क्यूबिक मीटर होगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो इसको जो हम बनाएंगे द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इन क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये हम बता दिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, लेट द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब बी एल मान लिए लेंथ को, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी बराबर तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है भी बराबर एस दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम बराबर सर एस पर एस बराबर हो जाएगा सरफेस एरिया, यानी भी बराबर एस। तो यहाँ एल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 गुना एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे तो एल स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा एल बटे एल क्यू हो जाएगा, एल क्यू बटे एल स्क्वायर। तो एल क्यू मतलब क्या, एल गुना एल बटे एल गुना एल बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ एम लिख दिया, यहाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ एल एल कट गया, एल एल कट जाएगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 मीटर। उसके बाद कहता है 10 वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब क्या निकालना, क्यूब का वैल्यूम निकालना, भी बराबर क्या हो जाएगा एल क्यू। एल क्यू क्या, एल कितना निकला 6, तो 6 का क्या 6 क्यू, तो 6 का क्यू मतलब 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 216 मीटर क्यूबिक मीटर। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 216 क्यूबिक मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, कहता है इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, कहता है कि इसमें एसआई प्रणाली में मूलभूत इकाइयां हैं। तो एसआई प्रणाली में जो मूलभूत इकाइयां होगा वो हो जाएगा आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम, केल्विन, मोल एंड हेनरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा बी, इसका सही होगा। उसका अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन के गुणांक के सही आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें यानी कि सही आयाम क्या है, तो सही आयाम क्या है ml1 और t पर पावर -1, ml पर पावर 1 और t पर पावर -1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0 मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन द XY plane, its coordinates at a later time are the path of the particles make with the x axis an angle of, यानी कि इसको कहता है कि यदि मूल मूल बिंदु 0 0 से शुरू होने वाला एक कण XY तल में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इसके बाद का समय में निर्देशांक कण का पथ है जो x अक्ष के साथ कोण बनाता है, क्या होगा वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 600। उसका अगला क्वेश्चन कहता है रेजुलेशन इज, यानी कि संकल्प है ए मेजर ऑफ द बेस इन द इंस्ट्रूमेंट, बी नन ऑफ दिस, सी द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली, ए मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स, यानी कहता है संसाधन में पूर्वाग्रह का एक उपाय या इनमें से कोई नहीं, या इनपुट सिंपल की सबसे छोटी मात्रा में परिवर्तित होता है जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचाना जा सकता है, यह व्यवस्थित त्रुटियों का एक उपाय है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए मेजर ऑफ द सिस्टमिक एरर, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसका अगला कहता है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज,
यानी कि माप की पूर्ण त्रुटि है। तो माप का पूर्ण त्रुटि होगा इसमें द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स डिनोट्स द डायमेंशंस ml2/q2 वेयर q रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज। तथा निम्नलिखित में से कौन सी इकाइयाँ आयामों को दर्शाती है? ml2q2 जहाँ q का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ q का प्रतिनिधित्व करता है, q किसका प्रतिनिधित्व करता है वो दर्शाना है, आवेश का। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। आवेश इलेक्ट्रिक यानी आवेश, q का प्रतिनिधित्व करता है आवेश, तो क्या हेनरी का। उसके बाद कहता है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, यानी कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष का जो इकाई होता है वो होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। उसके बाद कहता है अंडर द OSH एक्ट एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए। कहता है अंडर द OSH एक्ट एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए। तो OSH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट। ये 1970 में लाया गया था। और ये जो प्रोवाइडिंग करता है यानी कि OSH अधिनियम के तहत जो नियोक्ता प्रदान करने के लिए जो जिम्मेदार है वो क्या करता है आपका सेफ वर्क स्पेस ना, यानी कि सुरक्षित कार्यस्थल के लिए ये अधिनियम है। इसमें द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट ऑफ 1970 इज ए US लेबर लॉ गवर्निंग द फेडरल लॉ ऑफ occupational health and safety in the private sector at federal government in the United States। ये जो लाया गया था 1970 में लाया गया था पहली बार। और इसका जो प्रोवाइडिंग करना है वो सेफ वर्क स्पेस यानी कि वर्क प्लेस यानी कि सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए OSH अधिनियम जिम्मेदार है। तो इसका हो जाएगा सेफ वर्क प्लेस। उसका अगला कहता है OSHA वाज क्रिएटेड टू, OSHA वाज क्रिएटेड। तो पहले हम आपको बता दें OSHA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो OSH वाज क्रिएटेड जो होता है यानी कि OSH को डैश के लिए बनाया गया था। इसमें लिखा हुआ डाटा एनालिसिस टू रिड्यूस हजार्ड्स, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट EIA एनालिसिस। इसको जो बनाया गया था टू रिड्यूस हजार्ड्स यानी कि खतरों को कम करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच एक्ट इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा अधिनियम नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार और अधिकारियों को स्थापित करता है। ए सारा, बी RCRA, सी CERCLA, डी OSHA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा OSHA। उसके बाद अगला कहता है OSHA इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। यानी कहता है OSHA श्रम विभाग का हिस्सा है, किसका? UK, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है पहले बता दिए, US में लाया गया था 1970 में। ये किसका हिस्सा? US का हिस्सा है। तो OSHA जो पार्ट है यानी श्रम विभाग का वो संस्था US का है, यानी कहाँ का? US का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का। उसका अगला क्वेश्चन कहता है इन द केस ऑफ फेटल एक्सीडेंट व्हेन शुड बी ए रिपोर्ट फिल्ड फॉर नियरेस्ट OSHA ऑफिस। यानी कहता है कि एक्सीडेंट यानी कि घातक दुर्घटना के मामले में निकटतम OSHA कार्यालय के लिए रिपोर्ट कब दर्ज की जानी चाहिए। इसमें विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 8 आवर्स, विद इन 4 आवर्स। तो इसका जो सही होगा विद इन 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे के भीतर वो रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद कहता है OSHA
असाइनमेंट इज टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड कंडक्ट, यानी OSHA असाइनमेंट मानकों को निर्धारित करना और डैश का संचालन करना है। क्या? इंस्पेक्शन का, टेस्ट का, या एनालिसिस का, या एस्टिमेशन का। जो करता है वो क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है, यानी कि निरीक्षण करना काम है कि स्थल, जो कार्यस्थल है वो सही है या नहीं है। तो ये क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है। OSHA इंश्योर दैट एम्प्लॉय हैव बीन प्रोवाइडेड विथ, यानी OSHA सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? जॉब, PPE, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी। ये OSHA जो इंश्योर करता है वो क्या करता है? PPE। क्या? PPE प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया कर्मचारियों को। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? PPE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल 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 प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अंडर OSHA एम्प्लॉय हैज द राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स, यानी OSHA के तहत कर्मचारियों को मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने का अधिकार है। गलत या सही? क्या हो? सही है, उसको अधिकार है मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने का। उसके बाद कहता है OSHA में हजार्ड कम्युनिकेशन इन OSHA कंडक्ट, यानी OSHA में हजार्ड कम्युनिकेशन आयोजित करता है। क्या? केमिकल एनालिसिस, टॉक्सिक एक्सपोजर, या स्ट्रेंथ एनालिसिस, DRT, हजार्ड एवल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसका क्या होगा? हजार्ड एवल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उत्पादों का जोखिम मूल्यांकन वो करता है कि जोखिम तो नहीं है ज़्यादा। उसके बाद कहता है द OSHA फ्रॉम 300 इज एन इंजरी या इलियंस लॉग, यानी कहता है OSHA फॉर्म 301 चोट या बीमारी लॉग है। क्या है? इंजरी है, एनालिसिस है, फाइनेंस है, या असिस्टेंस है। इसका क्या होगा? इंजरी। क्या होगा? इंजरी, यानी कि चोट। कहता है व्हेन शुड बी द फॉर्म 300A पोस्टेड, यानी कि फॉर्म 300A कब पोस्ट किया जाना चाहिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फरवरी, यानी कि फरवरी में किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज OSHA फॉर्म 301, OSHA फॉर्म 301 क्या है? क्या? सिकनेस लॉग है, यानी बीमारी लॉग है, या इंडिविजुअल इंसिडेंट रिपोर्ट है, यानी व्यक्तिगत घटना रिपोर्ट है, या केमिकल लॉग है, या वित्त लॉग है। तो ये जो है इंडिविजुअल इंसिडेंट रिपोर्ट है, यानी कि व्यक्तिगत घटना रिपोर्ट OSHA फॉर्म 301 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एम्प्लॉयर्स इन स्टेटसली लो हैजार्ड इंडस्ट्रीज आर exempt फ्रॉम मेंटेनिंग OSHA 300 फ्रॉम रिकॉर्ड्स, यानी कि कहता है कि सांख्यिकी रूप से कम जोखिम वाले उद्योगों में नियोक्ताओं को OSHA 300 बनाए रखने में से छूट दी गई है प्रपत्र रिकॉर्ड 300। ये सही है या गलत है? ये क्या होगा? ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद कहता है सेफ्टी एंड हेल्थ अचीवमेंट रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम रिकॉग्नाइज, ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल एम्प्लॉयर्स हु ऑपरेट सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, या लार्ज एम्प्लॉयर्स हु ऑपरेट सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, या ऑल एम्प्लॉयर्स हु ऑपरेट सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, या डी वर्कर हु ऑपरेट सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि इसमें कहता है सेफ्टी एंड हेल्थ अचीवमेंट रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य उपलब्धि मान्यता कार्यक्रम डैश को मान्यता देता है, यानी किसको मान्यता देता है? छोटे नियोक्ताओं जो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली संचालित करते हैं, या बड़े नियोक्ताओं जो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली संचालित करते हैं, या सभी नियोक्ता जो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन संचालित करते हैं, या सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली संचालित करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए स्मॉल एम्प्लॉय
यानी छोटे नियोक्ता जो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली संचालित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसका अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज ओएसएचए इनेक्टेड, यानी कि ओएसएचए कब अधिनियमित किया गया था। 1980, 1930, 1945, 1970। तो हमने पहले बता दिया 1970 में ही इसे अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है द पर्पज ऑफ ए लॉग आउट या टैग आउट प्रोड्यूसर इज टू, यानी कि कहता है लॉग आउट या टैग आउट प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑन द जॉब, यानी काम पर उत्पादकता में सुधार, या सिक्योर हार्मफुल एनर्जी सोर्स टू प्रिवेंट इंजरी, यानी चोट को रोकने के लिए हानिकारक ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना, या स्लो डाउन वर्क सो टेक्नीशियन आर लेस स्ट्रेस, यानी कि काम धीमा करे ताकि टेक्नीशियन कम तनाव में हो, या सेव मनी, यानी कि पैसा बचाओ, या आइडेंटिफाई पर्सनल आइटम्स टू अवॉइड थेम, यानी चोरी से बचने के लिए व्यक्तिगत वस्तुओं को पहचान करना। तो लॉकआउट और टेक आउट का जो उद्देश्य है, प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो है इसका जो उद्देश्य है वह है सिक्योर हार्मफुल एनर्जी सोर्स टू प्रिवेंट इंजरी, यानी चोट को रोकने के लिए हानिकारक ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द पर्पस ऑफ सीपीआर इज टू, यानी कि कहता है सीपीआर का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सीपीआर का फुल फॉर्म होता क्या। तो सीपीआर का जो फुल फॉर्म था कार्डियो पुल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन। तो इसका जो यानी कि सीपीआर का उद्देश्य क्या है, सिर्फ इतना ही समझना है। इसमें कहता है पहला मेंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त परिसंचरण बनाए रखना, या स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर टू एवॉइड हाइपोथर्मिया, यानी कि हाइपोथर्मिया से बचने के लिए शरीर के तापमान को स्थिर करना, या बिल्ड अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि ऊपरी शरीर की ताकत बनाए, या डिसलॉज ब्लड क्लॉट्स विथ इन द विक्टिम्स लंग्स, यानी कि ऊपरी शरीर पीड़ित के फेफड़ों में रक्त के थक्कों को हटा दें, या प्रिवेंट इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ओपन वुंड्स, यानी खुले घावों से होने वाले संक्रमण को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीआर इज टू ना। तो मेंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त परिसंचरण बनाए रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू आर द फर्स्ट टू विटनेस और डिस्कवर एन एक्सीडेंट ऑन द जॉब साइट इज टू। ऑप्शन दिया हुआ है ए गो फाइंड एट लीस्ट वन कोवर्कर टू हेल्प यू so you can work as a team. B go to the scene and help the person injured. C find and fill out the necessary forms to document the incident, या activate the emergency response system, या E contact your supervisor to report the incident। तो जो इसका होगा यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है कि द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू आर द फर्स्ट टू विटनेस और डिस्कवर एन एक्सीडेंट ऑन द जॉब साइट इज टू, यानी कि यदि आप सबसे पहले किसी दुर्घटना के साक्षी या खोजते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए उस टाइम, एक्सीडेंट के टाइम। अपनी सहायता के लिए कम से कम एक सहकर्मी की तलाश करें यदि आप एक टीम के रूप में काम कर सकें तो, या घटनास्थल पर जाएं और घायल व्यक्ति की मदद करें, या घटना का दस्तावेजीकरण करने के लिए आवश्यक प्रपत्र खोजें और भरें, या आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की सक्रिय करें, या घटना की रिपोर्ट करने के लिए अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। क्या होगा? एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द पर्पज ऑफ ए कार्टिज स्टाइल रेस्पिरेटर इज टू, यानी कहता है कि कार्टियज स्टाइल रेस्पिरेटर का उद्देश्य है, यानी कार्टियज स्टाइल रेस्पिरेटर का उद्देश्य है
क्या है, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द एयर यू ब्रेथ। तो इतना में इसका जो राइट आंसर होगा, द पर्पस ऑफ कार्टिलेज स्टाइल रेफ्रिजरेटर इज टू, यानी कि कार्टिलेज स्टाइल रेस्पिरेटर का जो उद्देश्य है वो है रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट्स इन द एयर यू ब्रेथ। क्या होगा, ए, यानी कि हवा, आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें कणों को, एकाग्रता को कम करें, यह उद्देश्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, शॉक इज डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर, यानी कहता है कि सदमे को शरीर के असामान्य स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां, जहां क्या होता है, देयर इज इनफिशिएंट ब्लड डिलीवर्ड टू द बॉडी सेल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि जहां शरीर की कोशिकाओं तक अपर्याप्त रक्त पहुंचाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, ए कन्फर्म स्पेस इज डीम्ड रेडी फॉर एम्प्लॉय एंट्री व्हेन, यानी एक सीमित स्थान को कर्मचारी प्रवेश के लिए तैयार समझा जाता है जब एक कंपनी सेफ्टी इंस्पेक्टर है सर्टिफाइड इट, या द यूनिट ऑपरेशन फॉरमैन डिक्लेयर्स इट रेडी, या एन इंजीनियर हैज कंप्लीट द नेसेसरी कैलकुलेशन, या योर सुपरवाइजर असाइन यू टू द जॉब, या एन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन एजेंसी हैज कंप्लीट देयर सर्वे। तो एक सीमित स्थान कर्मचारी प्रदेश के लिए जो तैयार समझा जाता है जब, कब, जब क्या होता है, एक कंपनी सेफ्टी इंस्पेक्टर है सर्टिफाइड इट, यानी कि एक कंपनी सुरक्षा निरीक्षक ने इसे प्रमाणित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द कॉमन साइन ऑफ ए हार्ट अटैक इज, यानी दिल के दौरे के सामान्य लक्षणों में से एक है, इनमें से कौन है, ए शार्प पेन इन द लोअर एरिया ऑफ द स्पाइन, या लॉस ऑफ बॉल कंट्रोल, या ए फीलिंग ऑफ नमनेस इन द लेग्स, या डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट एंड और अपर बॉडी, या ए जनरल फीलिंग ऑफ रेस्टलेस एंड एनेक्सिटी। यानी हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के सामान्य लक्षणों में से जो एक है वो होगा डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट एंड अपर बॉडी। इसका राइट आंसर होगा डी। उसका अगला क्वेश्चन कहता है, हीट स्ट्रोक इज ऑफ्टन इंडिकेट बाय द फ्लोइंग symptoms in heart, heat stroke is often indicated by the following symptoms, यानी कहता है हीट स्ट्रोक अक्सर निम्नलिखित लक्षणों द्वारा इंगित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, हॉट एंड ड्राई स्किन, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, वोमिटिंग, या कन्फ्यूजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि गर्म और शुष्क त्वचा, पीने में असमर्थता, यानी कि उल्टी। उसके बाद कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, आर्स ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय, यानी कि बिजली प्रणालियों में अधिक वोल्टेज बढ़ने का कारण क्या हो, सॉरी, आर्स ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय ना। तो इसमें कहता है किसी विशेष बस, क्या है, आर्स ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय, आर्स ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय, यानी कि आर्क ब्लास्ट किसके कारण होता है, बिजली के तार के जोड़ के भीतर खराब संपर्क के कारण, या उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन के कारण, या खुली हवा के माध्यम से उच्च विद्युत प्रवाह निर्वहन के कारण, या बिजली के ब्रेकरों को लॉकआउट या टैग आउट करने में विफलता के कारण, या उच्च वोल्टेज विद्युत कंडक्टरों के पास गैसों का आयनीकरण के कारण। तो जो आर्क ब्लास्ट होता है वो होता है डिस्चार्ज ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ओपन एयर। क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू ओपन एयर। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी खुली हवा के माध्यम से उच्च विद्युत प्रवाह का निर्वहन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, करंट मेजरमेंट आर मोर डेंजरस टू मेक विथ ए मल्टीमीटर देन वोल्टेज मेजरमेंट बिकॉज, वोल्टेज की तुलना में मल्टीमीटर के साथ वर्तमान माप अधिक खतरनाक है क्योंकि यू मस्ट यूज बोथ हैंड्स टू टेक द मेजरमेंट, यानी माप लेने के लिए आपको दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए, या बी मोस्ट मल्टीमीटर्स आर अनफ्यूज, अधिकांश मल्टीमीटर अप्रयुक्त हैं, या द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी
वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत हो सकते हैं। या द सर्किट मस्ट बी ब्रोकन, यानी सर्किट को तोड़ा जाना चाहिए या खोला गया है। ए फ्यूज प्रोटेक्ट द वोल्टेज मेजरमेंट रेंज बट नॉट करंट, एक फ्यूज वोल्टेज माप रेंज की रक्षा करता है लेकिन वर्तमान नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द सर्किट मस्ट बी ब्रोकन। क्या होगा? द सर्किट मस्ट बी ब्रोकन। उसका अगला क्वेश्चन कहता है इन लोडेड फ्लो स्टडीज ऑफ ए पावर सिस्टम ए वोल्टेज कंट्रोल बस इज स्पेसिफाइड बाय, ये कहता है एक बिजली प्रणाली के भार प्रवाह अध्ययन में एक वोल्टेज नियंत्रण बस द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इन लोड फ्लो स्टडीज ऑफ ए पावर सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल बस इज स्पेसिफाइड बाय, ये किया जाता है किसके? रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इन पावर सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस आर, अगला क्वेश्चन जो कहता है कि विद्युत व्यवस्था में बसों की अधिकतम संख्या होती है, जनरेटर बसेस या लोड बसेस या स्लैक बसेस या पीवी बसेस। तो अधिकतम जो संख्या होती है वो होता है आपका लोड बसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन पावर सिस्टम इफ ए वोल्टेज कंट्रोल बस इज ट्रीटेड एज ए लोड बस देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिमिट्स वुड बी वायलेटेड, यानी कहता है पावर सिस्टम में यदि वोल्टेज नियंत्रित बस को लोड बस के रूप में माना जाता है तो इनमें से कौन सी एक निम्नलिखित सीमाओं का उल्लंघन किया गया है? बी वोल्टेज या एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर या फेज एंगल। इसमें क्या किया है? वोल्टेज को वोल्टेज की सीमाओं का उल्लंघन किया गया। कहता है इन ए लोड फ्लो एनालिसिस ऑफ ए पावर सिस्टम द लोड कनेक्टेड एट ए बस इज रिप्रेजेंट एज, कहता है एक पावर सिस्टम के लोड फ्लो विश्लेषण में बस से जुड़े लोड को इस प्रकार दर्शाया जाता है। किस प्रकार दर्शाया जाता है? कंस्टेंट रियल एंड रिएक्टिवेट पावर ड्रॉन फ्रॉम द बस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 230 नंबर क्वेश्चन कहता है द वोल्टेज ऑफ ए पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑफ पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव पावर ऑफ द बस या रिएक्टिव पावर ऑफ द बस या फेज एंगल या ऑल ऑफ द अबव, यानी बिजली प्रणालियों में अधिक वोल्टेज बढ़ने का कारण क्या होता है? द वोल्टेज ऑफ पर्टिकुलर कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द, नो कंट्रोलिंग द, तो इस द वोल्टेज ऑफ ए पार्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द, यानी किसी विशेष बस के वोल्टेज को नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा? एक्टिव पावर ऑफ द बस या रिएक्टिवेट पावर ऑफ द बस या फेज एंगल या ऑल ऑफ द अबव, यानी बस की सक्रिय शक्ति के द्वारा या बस की प्रतिक्रियाशील शक्ति के द्वारा या चरण कोण के द्वारा या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिएक्टिवेट पावर ऑफ द बस, यानी कि रिएक्टिव पावर ऑफ द बस। तो पार्ट 7 में इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।